मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आपको पता है आज दिल्ली में वहां पर सरकार बन गई। दिल्ली में लगातार 2 महीने से वहां पर चुनावी गतिविधियां चल रही थी। अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला था। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दोबारा एक बार फिर सरकार बनी वहां पर, और इस बार दिल्ली में भी फिर से एक बार महिला मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई। रेखा गुप्ता वहां की मुख्यमंत्री बनी है। आज दिल्ली के चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से समाप्त हुआ। वहां पर नई सरकार ने शपथ लिया, कार्यभार संभाल लिया। अब अगला नंबर बिहार का है, हमारे बिहार का। और बिहार के चुनाव में आपको पता है बिहार का चुनाव हर चुनाव विशेष होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। क्योंकि बिहार अपने कारनामों से पूरे देश भर में चर्चित है। बिहार इसलिए भी चर्चित है कि बिहार में अंतिम समय तक गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। बिहार के चुनाव में एकदम आमने सामने की लड़ाई अभी दिख रही है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जदयू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ है महागठबंधन। एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार घोषित हैं, स्पष्ट है, सभी सहयोगियों ने स्पष्ट घोषणा किया है कि अगर एनडीए दोबारा बहुमत में आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसे हम इंडिया अलायंस के नाम से जानते हैं। वैसे सभी लोगों ने कहा है कि इंडिया अलायंस केवल लोकसभा चुनाव भर ही था, तो चलिए हम महागठबंधन ही मान लेते हैं, जिसका नेतृत्व आरजेडी के हाथ में है। आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, और एक छठी पार्टी भी है वीआईपी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं, इसका नाम है विकासशील इंसान पार्टी। और इसके नेता है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, जो हर चुनाव में अपना कह सकते हैं आप कि खेमा बदलने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव की घोषणा के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद, जिस दिन पहले चरण के लिए नामांकन भरने का अंतिम दिन था, उससे एक दिन पहले मुकेश सहनी महागठबंधन के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन से होटल मौर्या में था। बाहर निकलते हैं और तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाते हैं, और एनडीए में शामिल होकर 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ लेते हैं। फिर वही काम करते हैं, एनडीए के सहयोग से सरकार में आते हैं, मंत्री बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, और एनडीए से झगड़ा कर बैठते हैं, लोकसभा चुनाव में चले जाते हैं महागठबंधन के साथ। ये और उससे पहले देखेंगे तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी मुकेश सहनी ने लोकसभा का चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ा था। मतलब हर चुनाव में खेमा बदलते हैं। तो सवाल ये है कि मुकेश सहनी की पार्टी क्या फिर इस बार खेमा बदलने वाली है? चलिए ये सब भविष्य के गर्भ में छोड़ते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान स्वरूप में ही अगर दोनों गठबंधन हो तो फिर आरजेडी के खेमे में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसा होगा। अगर साम तौर पर देखें फॉर्मूला, तो एक सेट फॉर्मूला है कि लोकसभा चुनाव में जिस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा उसी आधार पर आनुपातिक प्रणाली से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, उस आधार पर अगर सीटों का बंटवारा हो तो 23 सीटें लोकसभा की आरजेडी लड़ी थी। मतलब एक लोकसभा सीट में बिहार में विधानसभा की 6 सीटें होती है, मतलब 23 × 6, 23 × 6, मतलब 138 सीट आरजेडी के पास होनी चाहिए। अगर कांग्रेस को देखें तो 9 सीट लोकसभा की लड़ी थी, मतलब 9 × 6 = 54 सीट, 54 सीटें हो गई, ठीक है, कांग्रेस के पास। मतलब 54 कांग्रेस, 138 आरजेडी, मतलब 192 सीट। 18 सीटें मिलनी चाहिए सीपीआईएमएल को, चूंकि 3 लोकसभा सीटें लड़ी थी, तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, मतलब 192 जोड़ 18, 210 सीटें। 3 सीट वीआईपी भी लड़ी थी, मतलब 18 सीटें, उसे भी 3 × 6, 18 सीटें, मतलब 210 जोड़ 18, 228, बच गए 15 सीटें। 15 सीटों में 6, एक लोकसभा सीट पर 6 सीटें के अनुसार सीपीआई को भी 6 और सीपीएम को भी 6, मतलब 12 सीटें। मतलब 228, 12, 40,
240 हो गए, बचे 3, तो 3 सीटें आरजेडी को दे दिया जाए, मतलब आरजेडी 141, 54 कांग्रेस, 18 सीटें वीआईपी और सीपीआईएमएल, सीपीआई सीपीएम 6 सीटें, 243 सीटें हो गए। लेकिन ये कैलकुलेशन इतना सामान्य नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में जो सीपीआई और सीपीएम को एक लोकसभा सीट मिली, विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि सीपीएम जो 6 सीटें लड़ने में सक्षम है और न शायद महागठबंधन देगी भी। मेरा मानना है कि सीपीएम मुश्किल से 2 सीटें मिले उसे विधानसभा लड़ने के लिए, तो 2 सीटें मतलब 4 सीटें बच गई। तो 4 सीटें मुझे लगता है ऐसा कि वो 4 सीटें, चूंकि सीपीआईएमएल की ताकत बढ़ी है, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का पिछला चुनाव हो, पिछला विधानसभा चुनाव में भी सीपीआईएमएल 18 सीटें लड़कर 12 जीती थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भी 3 सीटें लड़कर 2 लोकसभा सीटें जीती, मतलब सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट 66% का है। तो मुझे लगता है सीपीआईएमएल को सीटें बढ़ाई जा सकती है, तो ये 4 सीटें सीपीएम से काटकर मुझे लगता है सीपीआईएमएल को दी जा सकती है। तो मतलब 22 सीटें लड़ेगी सीपीआईएमएल विधानसभा की और 2 सीटें सीपीएम। अब चलिए बात करते हैं सीपीआई की। सीपीआई को भी 6 सीटें अलॉट होती है, लेकिन सीपीआई की भी वर्तमान समय में, एक समय था जब सीपीआई के बिहार विधानसभा में 32 विधायक भी हुआ करते थे, अब वो समय नहीं रहा। अब सीपीआई थोड़ी बहुत अगर जीवित है तो केवल बेगूसराय जिला में जीवित है, इसलिए भी कि वहां पर 1-2 नेता ऐसे हैं सीपीआई के पास जिनका कि स्थानीय स्तर पर जनाधार है, व्यक्तिगत आधार है, उस आधार पर सीपीआई जीवित है। तो मुझे लगता है 3 से 4 सीटें मिल सकती है सीपीआई को, 4 सीटें अगर दी जा सकती है, 2 सीटें वहां भी बचती है, वो 2 सीटें आप जोड़ दे सकते हैं आरजेडी के खाते में। उसके अलावा वीआईपी भी मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव ये खतरा उठाएंगे कि वो वीआईपी को 18 सीटें लड़ने को दे दे। आपको याद होगा, जानकारी के लिए मैं बताऊं, पिछली बार भी वीआईपी को 10 सीटें दी गई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी के उस वीआईपी वही 4 सीटें जीत पाई जिन 4 सीटों पे कैंडिडेट भी भाजपा के थे, मतलब केवल चुनाव चिन्ह वीआईपी का था। मतलब मुश्किल से मुझे लगता है मुकेश सहनी को 10 सीटें दी जा सकती है, आरजेडी देगी। अगर लड़ना होगा तो मुकेश सहनी लड़ेंगे, नहीं तो फिर एक बार पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव पर महागठबंधन को टाटा बाय बाय करेंगे। तो ये बातें हैं। तो इस आधार पर 8 सीटें मुझे लगता है झटकी जा सकती है वीआईपी से, और वो सीटें आरजेडी खुद लड़ने की तैयारी करे। मतलब 141 + 10 151 सीटें बचती है आरजेडी के लिए, कांग्रेस के पास 54 सीटें। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस भी तो लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है आरजेडी पर। कांग्रेस तो 70 लड़ी थी पिछली बार, इस बार कांग्रेस का डिमांड ज्यादा है। कांग्रेस के नए महासचिव जो प्रभारी आए हैं बिहार में, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। कांग्रेस दूसरी तरफ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के सहारे आरजेडी के नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। बार्गेनिंग कैपेसिटी कांग्रेस की बढ़ी है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। राहुल गांधी की स्वीकार्यता अल्पसंख्यक मतदाताओं में पहले की तुलना में बढ़ी है। दूसरा, आरजेडी की स्वीकार्यता, तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता जो सेकुलर वोटर्स हैं उनमें घटी है, राहुल गांधी की बढ़ी है। तो इस आधार पर कांग्रेस का भी डिमांड है। तो अब देखते हैं कि आरजेडी कांग्रेस को कितना संतुष्ट कर पाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का बंटवारा करना मुश्किल होगा। यह बात तय है कि सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी को जो सीटें मिलेंगी उससे संतुष्ट रहेंगे, उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान होना है। अब देखना है कि इस खींचतान में आरजेडी क्या 150 सीट से नीचे भी आने को तैयार होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार होगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल का हल नहीं निकला तो क्या तीसरा ये ऑप्शन बनता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये बात तय है मित्रों। अगर ऐसा हुआ, अगर कांग्रेस ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव के एक, फिर से कह सकते हैं आप कि गठबंधन का पुनर्ध्रुवीकरण होगा। मतलब हो सकता है एनडीए के में से भी कुछ दल
इसमें से टूटकर किसी अन्य गठबंधन में आपको दिखे तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। आप आश्चर्य इस बात पर मत कीजिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया तो उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ न चले जाएं। ठीक है, आप इस बात की भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि वीआईपी जो है आरजेडी का साथ छोड़कर कांग्रेस वाले गठबंधन में चला जाए, तो इस पर भी आश्चर्य मत कीजिएगा। मतलब सब कुछ गड़बड़ भी होने की संभावना है। चलिए हम इंतजार करेंगे, अभी तो 8 महीने का समय बचा है बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन चुनावी गर्मी की तपस अब तो पटना में ही रहना है, बिहार में ही रहना है। देखना है कि बिहार इस बार कौन सा इतिहास बनाता है। क्या बिहार महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह परिणाम देता है या फिर बिहार कोई नया चमत्कार करता है। बिहार तो चमत्कार की धरती रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं नीतीश बाबू जो है कुछ अलग खेल कर दे या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ अलग खेल कर दे। बिहार का चुनाव तो नया इतिहास लिखेगा। देखना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।